साइड पे लिटाने से क्या फायदा होगा? उसका सांस का रास्ता बंद नहीं होगा, उसका मजीद नुकसान नहीं होगा। और ऐसे करने से क्या होगा? वो बंदा पॉसिबल है कि 10 से 15 मिनट के बाद होश में आ जाए। उस कंडीशन में वो होश में नहीं आएगा, लेकिन बेहोशी की हालत में उसका सांस का रास्ता बंद नहीं। ऐसा करने से अब ये भी पॉसिबल है कि वो अनकॉन्शियस बंदा किस हालत में आ जाए? अब फॉर एग्जाम्पल इसको इलेक्ट्रिक शॉक था, इसको करंट लगा था, आप वहां पे पहुंचे हैं, आप उसको लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, आपने चेक किया दिल और सांस अभी तक चल रहा था, आपने फौरन उसको हेड टिल्ट चैनल पे लगाया और एक बंदे को कहा इसके फोर्टनेट क्या कर लो, रेस कर। अब अगर आपके पास कोई चादर, कपड़ा, कोई मोटी चीज थी तो गर्दन से नीचे यहाँ उसकी बॉडी के ऊपर आपने कपड़ा भी डाल दिया ताकि उसके जिस्म को गर्माइश पहुंच सके। क्लियर है? अब मुझे बताओ इसका क्या फायदा हो रहा है ऐसा करने से? अभी तक सांस पे ठहरे हुए हो सारे, आप कुछ और कर रहे हैं, होश में मिला रहे हैं, नहीं उसका करंट का असर खत्म कर, करंट का असर खत्म कर रहे हैं। हाँ जी, होश में ला रहे हैं। चले जी, शबीर साहब इसको नीचे रख दो, इजी रहो। अब देखो, पहले एक और बात समझ लो कि हमारे जिस्म के अंदर 5 वाइटल ऑर्गन है। कितने हैं? 5 वाइटल ऑर्गन। मतलब है हम उसको कहते हैं उर्दू में अज़ाए रईसा, अज़ाए यानी ऐसे अज़ा जिनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। 5 चीजें हमारी बॉडी के अंदर ऐसी हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी अपना काम छोड़ दे, बाकी सारी चीजें फिट हो, इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ। क्या हो जाएगी? आपने ऐसे इंसान भी देखे होंगे जिनकी दोनों टांगे नहीं होती, वो भी जिंदा हो सकते हैं। ऐसे इंसान भी देखे होंगे जिनके दोनों बाजू नहीं होते, वो भी जिंदा हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान आपने जिंदा नहीं देखा होगा जिसकी गर्दन ना हो, जिसकी गर्दन अलग हो जिस्म से, वो जिंदा नहीं हो सकता। और एक और बात आपको बताता चलूं, यहाँ पे जहन में आ गई है कि किसी को मारने के लिए सबसे जो आसान मौत है किसी को देना, सबसे आसान मौत किसी को देना है तो जैसे हमारे शरीयत में है, उसका सर कलम करना है। हमारे यहाँ फांसी है, कुछ कंट्रीज में वो है बुलेट है। कुछ भी हो जाए, सबसे किसी को आसान मौत देना कौन सी है? गर्दन अलग करना। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस्लाम में, हमारी शरीयत में जो इसका शरीफ तरीकाकार है, सार बैठे हुए हैं वो। और एक कंडीशन होती है, आप अपनी बुक्स में भी जाके आगे पढ़ेंगे, एक चीज हम कहते हैं, उसे कहते हैं शॉक। नेट पे बैठ के लिख लीजिएगा SHOCK, शॉक। व्हाट इज शॉक? अब शॉक क्या है? जब हमारे इन वाइटल ऑर्गन्स, खास तौर पर दिमाग, को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, जितनी ऑक्सीजन चाहिए मुकर्रर मिकदार में उसको ना मिले, उसमें जो कंडीशन पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं? शॉक। और शॉक की एक हालत ऐसी है कि अगर उसका बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो बंदा क्या हो जाता है? बेहोश। बंदा क्या हो जाता है? बेहोश। उस वक्त हमारी बॉडी में क्या चल रहा होता है? हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? जब ब्लड प्रेशर कम है तो यहां तक अब क्यों खून कम पहुंच रहा है? ऑक्सीजन क्यों कम पहुंच रही है दिमाग तक? ब्लड प्रेशर लो है, प्रेशर तो कम है। यहाँ पे प्रेशर की वजह से खून पूरा पहुंच रहा है, यहाँ तक पूरा पहुंच रहा है, यहाँ तक पूरा पहुंच रहा है, यहाँ तक क्यों कम पहुंच रहा है? ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन का पहले और खून का जरा तरीकाकार समझ लो। हमने सांस ली, ऑक्सीजन कहाँ तक जाती है? लंग्स तक। लंग्स से आगे हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंच रही है वो किस चीज के थ्रू पहुंच रही है? ब्लड के थ्रू पहुंच रही है। जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि फलां अज़ा को ऑक्सीजन कम मिल रही है, इसका मतलब है वहां तक खून कम जा रहा है। वहां तक क्या जा रहा है? खून कम जा रहा है। अब दिमाग तक खून क्यों कम जा रहा है? क्योंकि उसका प्रेशर क्या हो चुका है? कम। जब प्रेशर कम होगा तो खून का सरचश्मा मंबा कौन है? दिल। अब दिल से दिमाग क्या है? ऊंचा है। दिमाग क्या है? ऊंचा है। अगर आपके पास एक पानी वाला पाइप है और पीछे मोटर का प्रेशर ठीक है तो आप पाइप की मदद से पानी को ऊपर की तरफ कर सकते हैं। अब अगर उसका प्रेशर कम हो जाए या वही पाइप हम बड़ा वाला लगा लें तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब अगर हम उसको ऐसे दबाएंगे भी सही तो पानी यहाँ से निकलेगा और यहाँ से नीचे गिर जाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पे होगी क्योंकि दिल नीचे है और दिमाग कहाँ है? ऊपर। ये जब पंप करेगा बाकी जितने वाइटल ऑर्गन आपको बताया वो नीचे हैं, वहां तक तो खून जाएगा ही जाएगा, लेकिन दिमाग तक खून की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बंद तो ये करने नहीं देगा,
बंद हो गई तो बंदे की डेथ हो गई। ये जब उस पर दिमाग को ऑक्सीजन कम पहुंचती है तो दिल का धड़कना तेज हो जाता है, क्योंकि इसको पता है कि मेरा डोनर यही है, अगर ये मर गया मैं वैसे मर जाऊंगा, तो ये जल्दी जल्दी पंप करना शुरू हो जाता है। अगर आप उस वक्त बंदे की नब्ज चेक करें तो वो बड़ी स्पीड से चल रही होती है, उसकी नब्ज की रफ्तार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन वीक हो जाती है। तो वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं यहां तक दिमाग तक खून पहुंचाऊं। और जो आगे आपको एग्जांपल दी, जो उसका हमदर्द बैठा हुआ था वो कोशिश कर रहा है कि मैं दिमाग तक खून ना जाने दूं, मैं दिमाग तक खून। उसमें हमने क्या किया था, पहला तरीका आपको बताया, उसका जब सर ऐसे जमीन पे लेटा हुआ था, हमने उसका सर क्या कर लिया, ऊपर कर लिया। अब जब वो उसके बराबर सतह पे था तो वहां तक खून पहुंच रहा था, हमने उसका सर क्या कर दिया, फिर हमने उसको बिठा के अपना सर यहाँ पे रखा तो उसका सर क्या हो गया, मजीद ऊंचा हो गया। जब सर ऊंचा हो जाएगा तो दिमाग को मजीद खून की स्प्रे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मजीद कम होती जाएगी तो बंदे की बेहोशी की हालत बढ़ती जाएगी। क्लियर। हमने क्या किया, हमने उसको यहाँ लिटा के ये किया और 14 क्या कर दिए, रेस कर दिए। जब हमने 14 रेस किए तो अब पांव से भी से ज्यादा खून कहाँ ट्रेवल करेगा, दिमाग की तरफ। जब दिमाग को पूरी मिकदार में ब्लड मिलना, ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, बंदा किस हाल में आ जाएगा। हमने एक्स्ट्रा उसको कुछ नहीं दिया, ना कोई ड्रिप लगाई, ना कोई इंजेक्शन लगाया, उसी का जो खून था हमने ठीक जगह पे यूटिलाइज कर लिया। हमने क्या कर लिया, ठीक जगह पे यूटिलाइज किया। तो उसका क्या फायदा हुआ कि हमारा विक्टिम किस में आ सकता है, होश में आ सकता है, सिर्फ उसके फुट एंड रेस करने से, क्योंकि पांव के अंदर कोई वाइटल ऑर्गन नहीं है। आपको पहले बता दिया, अगर थोड़ी देर के लिए पांव की उंगलियों तक, पांव तक खून की सप्लाई कम भी हो जाएगी तो इससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हमने उसके सर को बचा लिया, दिमाग को बचा लिया, तो अब उसकी जान बच सकती है। मुश्किल काम तो नहीं था, बातें समझ आ रही हैं। कोशिश कर रहा हूं कि आपके लेवल पे आके आपको बताऊं। फिर भी किसी जगह पे कोई बात समझ ना आए तो मुझे रोक लीजिएगा। क्लियर हो गया। हमने उसके 14 रेस करके क्या कर लिया, उसके दिमाग तक खून की सप्लाई पूरी पहुंचा दी। बंदा पॉसिबल है कि आप कुछ देर में होश में आ जाए। क्लियर। आप कर क्या रहे हैं, 1122 का वेट कर रहे हैं। अब जो कंसेप्ट आप लोगों के जहन में है बिजली और करंट निकालने का, आप उसको मट्टी में क्यों दबाते हो, करंट निकालने के लिए। क्या करने के लिए, करंट निकालने के लिए। मट्टी में ऐसी क्या चीज है जो उसका करंट निकाल लेती है, मट्टी में अर्थ है और इसमें करंट है करंट। चलो शुक्र है, करंट होना चाहिए। अब इधर देखो, हम क्या करते हैं, एक विक्टिम, उसको क्या लगा, चंद लम्हों के लिए करंट लगा, बिजली के साथ कनेक्ट हुआ, हमने उसको वहां से डिस्कनेक्ट किया, वहां से उठाया। अब हम उसको लेके जा रहे हैं, मट्टी में गड्ढा खोदा, उसके अंदर डाल दिया। है ऐसा? कभी किसी का हॉस्पिटल में जाना हुआ है, किसी करीबी हॉस्पिटल में, सिनेमा में जाना हुआ हो, कोटदू जाना हुआ हो, नहीं हुआ? तो देखते हैं ना आप, ये जी सर्जिकल वार्ड है, पढ़ा है कभी? ये जी कार्डियोलॉजी वार्ड है, ये जी मर्दाना वार्ड है, ये जनाना वार्ड है, ये गैनिका है, ये इमरजेंसी है। लिखा होता है ना, किसी जगह पे कब्रें बनी हुई हैं और उस पर लिखा ओनली फॉर इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट। है किसी जगह पे? नेट पे चेक कर लीजिएगा आप, अपने मतलब हमारे मुल्क में नहीं है, किसी फॉरेन कंट्री में देख लीजिएगा, तरक्की याफ्ता मुमालिक में देख लीजिएगा कि कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जिसके बाहर कब्रें बनी हुई हैं और लिखा हो ऊपर फॉर इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट ओनली। नहीं है ना? इसका मतलब है मेडिकल में इसका कोई कंसेप्ट नहीं। एक आम सी बात आपको समझा देता हूँ, आपके जहन में आ जाएगा, तो मेडिकल तो बहुत दूर की बात है। अब ये बिजली की तार थी, ये क्या थी, 20 साल से 30 साल से हमारे घर में लगी हुई थी। हमने क्या किया, मैकेनिक को बुलाया, उसने यहाँ से और यहाँ से इसको क्या कर लिया, काट दिया। अब दरमियान वाला टुकड़ा आपके हाथ में, इसमें कितना करंट है, कुछ नहीं है। अब इसमें कुछ करंट नहीं है, 20 साल करंट गुजरता रहा, हमने डिस्कनेक्ट किया तो करंट नहीं है। वो बंदा जिसको चंद लम्हों के लिए करंट लगाया और हमने उसको डिस्कनेक्ट किया, उसकी बॉडी के अंदर करंट है? ओ भाई, सोचने वाली बात है, कहां से आ गया उसके अंदर करंट? वो करंट उस वक्त तक उसकी बॉडी के अंदर था जब तक वो कनेक्ट था। जब तक वो कनेक्ट था तो अब 10 क्या 100 बंदे भी उसके साथ मिलते जाओ तो 100 बंदों के अंदर से वो बिजली गुजरती जाएगी। जैसे बिजली तार के अंदर अगर हम लंबी कर दें, बेशक उसके अंदर करंट आगे कम होता जाता है, कंज्यूम होता है कुछ परसेंटेज, अगर आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक के बारे में, बाकी करंट गुजरेगा उसके अंदर से, करंट उसके अंदर से गुजरेगा। हमने नीचे उसका स्विच लगाया हुआ है, तार लेके यहाँ तक है, यहाँ हमने बल्ब लगा दिया, हमने वहां जैसे बटन ऑन करेंगे यहाँ तक बिजली पहुंच जाएगी। और इसी तरह 100 बंदे भी हम लाइन में ठहरे हुए हैं, एक बंदे को करंट लगा हुआ है तो 100 के अंदर से वो करंट गुजरता जाएगा। अगर हम उसको वहां से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, फौरी करंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब उसको मट्टी में दबाने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा हम उसका क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसी बेहोश मरीज के बारे में एक और हम गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं,
जैसे हमारा मरीज बेहोश होता है, हम घर में पहली आवाज होती है जल्दी से कोई पानी लेके आए, जल्दी से कोई पानी लेके आओ। रोड साइड पे अगर कोई बंदा गिरा है, एक बंदा उसको संभाल रहा होता है, 10 बंदों को आवाज लगा रहा होता है जो उसका, यार जल्दी से कोई पानी लेके आओ। कभी भी बेहोश मरीज को और नीम बेहोश मरीज को पानी नहीं देना। नीम बेहोश कौन सा होगा? हम इसके करीब पहुंचे, हमने क्या हुआ भाई आपको, जल्दी से यार कोई पानी लेके आओ। अब हम उससे पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ, वो कह रहा है पानी पानी। हम कोई भी सवाल कर रहे हैं तो हमें क्या कह रहा है, हमारे बात का सही जवाब नहीं दे रहा, वो पूरा कॉन्शियस नहीं है, तो उसको भी आपने जस्ट तसल्ली देनी है, पानी नहीं देना। और जो बंदा बिल्कुल बेहोश है उसको तो बिल्कुल भी पानी, इन दोनों कंडीशनों में मरीज को पानी नहीं देना। हम क्या करते हैं, बेहोश मरीज के मुंह के अंदर पानी डाल रहे होते हैं, खुद तो ले नहीं सकता। अब माँ बेचारी, देखें माँ को पता ही नहीं है, उसकी हमदर्दी कर रही है, वो चम्मच के साथ अपने बेटे के मुंह के अंदर पानी डाल रही है, अपनी बेटी के मुंह के अंदर पानी डाल रही है, या वही बेटी या बेटा अपनी माँ के मुंह के अंदर पानी डाल रहे हैं। बिलीव मी, अगर आपने 2 घूंट पानी के उसके मुंह के अंदर डाल दिए तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। सर पानी तो छट्टे मार सकते हैं, छट्टे पे बताता हूँ आपको। हमने 2 घूंट पानी के उसके मुंह के अंदर डाले और उन्हीं 2 घूंट पानी की वजह से पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और वही माँ बेचारी बता रही होगी कि आखिरी टाइम में मैं अपने बेटी के साथ थी, आखिरी टाइम में मैंने उसके मुंह के अंदर, वैसे जीते जी मर जाती कि मेरे ही वजह से मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। अब इसमें होता क्या है, पहले आपको वो पानी डालने वाली बात बता दूं। वो जो पानी डालना है ना बेटा, वो है रिस्पॉन्स। वो क्या है, जब हम शुरू में इसको चेक कर रहे थे क्या है, कैसे वो पेन दे रहे थे, जब हम इसको पानी डालते हैं, अगर पानी डालने से वो चौंक गया है, वो क्या हुआ, चौंक गया, इट्स मीन्स कि वो कॉन्शियस है। इसका मतलब क्या है, वो कॉन्शियस है। पानी डाल के मुंह के अंदर चेक नहीं करना, पानी ऊपर हमने क्या किया, गाओ जब दिया है, जैसे ही हमारे पानी डालने की वजह से वो क्या हुआ है, चौंका है, इट्स मीन्स कि वो कॉन्शियस है। वो उसको सिर्फ रिस्पॉन्स चेक करने के लिए कर सकते हैं। बेटा अगर आप थक गए तो आप खड़े हो गए, ठीक हो गया। तो आपने बेहोश मरीज को पानी नहीं देना। क्यों पानी नहीं देना? उसकी जान बचेगा, उसकी डेथ ना हो जाए। वेरी गुड। सारी जिंदगी हम पानी पीते हैं और पानी ऐसी चीज है कि किसी दुश्मन से भी आप मांग सकते हो, दुश्मन से भी पानी मांग सकते हो। किसी जगह पे मना नहीं है किसी से पानी मांगने के लिए। तो अब अगर आपने इसको पानी दे दिया, बगैर मांगे भी उठा सकते हैं। मतलब है, देखिए इस्लाम में इसके बारे में बड़ा वो है कि पानी जो है ना वो जरूरी चीज है। ठीक है, आप मतलब है दुश्मन भी है आगे, कोई उससे और कोई लेन देन नहीं है, आप उससे कुछ और नहीं मांग सकते, लेकिन पानी, खाना नहीं मांगना किसी से, कभी भी खाना नहीं मांगना, लेकिन पानी मांग सकते हैं हम। अब क्या है, कंडीशन ये है कि बंदा बेहोश है, बेहोशी की हालत में जब आप उसको पानी दोगे, वो हमारे मुंह के आगे 2 नाली हैं। अब इन नाली दोनों के ऊपर आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला ने एक ढक्कन बनाया हुआ है, एपिग्लोटिस जिसे आप नाम देते हैं। अब उसका काम क्या है कि एक वक्त में एक नाली को बंद रखता है, जब दूसरी नाली खुलती है तो वो दूसरी को बंद कर देता है, वो खुल जाती है। ऐसे ही पढ़ा है ना। अब नेचुरली अंदर प्रोसेस क्या चल रहा होता है ये आपको बता दूं। वो जो ढक्कन है वो हर वक्त खुराक की नाली को बंद रखता है। कौन सी नाली को? खुराक की नाली को। और ये जो सांस की नाली है ये हर वक्त खुली रहती है, चाहे हम जिस भी कंडीशन में हैं। इसके लिए हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती, हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती। बगैर हमारी कोशिश के भी ये सांस की नाली खुली रहती है। जैसे हम सो जाते हैं तो कौन सी नाली खुली रहती है? सांस की। हम कोई खास काम कर रहे हैं तो हमारी क्या है, सांस की नाली खुली हुई है। जैसे इवन के क्लासरूम में भी आपको टीचर अक्सर औकात मना कर देते होंगे कि जाकर अपने मुंह में चिंगम ली हुई और आप चबा रहे हैं, तो वो जरूर आपको मना करते होंगे कि क्लास में ऐसा नहीं करना चाहिए। हम किसी अपनी खास इबादत में हैं तो उस वक्त भी कोई चीज़ नहीं खा सकते। मतलब उस वक्त ये हर कंडीशन में हमारी खुराक की नाली क्या रहेगी? बंद रहेगी। लेकिन हर कंडीशन में हमारी सांस की नाली खुली हुई, उसके लिए हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और खुराक की नाली कब खुलेगी और सांस की नाली कब बंद होगी? मेरी तरफ देखिएगा, जब हम ये वाली एफर्ट करेंगे। कौन से वाली? जब हम किसी चीज को निगलते हैं, जब हम ये वाली कोशिश करते हैं, अंदर क्या होता है? अंदर ये प्रोसेस होता है कि ये खुराक वाली नाली खुल जाती है और सांस वाली नाली क्या हो जाती है? बंद। और जैसे ही वो गिजा हमारे हलक से उतरती है, उतरने के फौरन बाद ही बगैर हमारी अब कोशिश के नेचुरली तौर पे ये बंद हो जाती है और ये खुल जाती है। अब जो बताने वाली बात थी वो क्या थी? बंदा अनकॉन्शियस है, जब वो बेहोशी की हालत में आपने उसके मुंह के अंदर पानी डाला तो क्या उसके अंदर निकलने की सलाहियत है? नहीं है।
जब निकलने की सलाहियत नहीं है तो कौन सा रास्ता खुला हो मिलेगा उसको? सांस का रास्ता। ऑटोमेटिकली वो पानी कहाँ चला जाएगा? हमारे लंग्स में चला जाएगा, और अगर लंग्स में पानी चला जाएगा तो वो मौत का सबब बनेगा। क्लियर? अब ना उसको नींबू पानी पिलाना है, ना उसको दूध पिलाना है, ना उसको आबे ज़मज़म पिलाना है, ना शहद पिलाना है, और ना ही पीर और मुर्शिद का पड़ा हुआ पानी देना है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस चल रही होती हैं कि वो पड़ा हुआ पानी पड़ा है वो ले आओ, वो जी आबे ज़मज़म पड़ा है वो ले आओ, वो जी शहद पड़ी हुई है वो ले आओ। तो कोई भी ऐसी चीज उसके मुंह के अंदर आप लोगों ने, यहाँ तक बात क्लियर होगी, समझ आ गई? इसमें 3-4 बातें थी समझाने वाली, टाइम हमने ज्यादा ले लिया, वैसे इसके लिए इतना टाइम नहीं चाहिए था। पहली बात कि जब बेहोश मरीज मिलेगा सबसे पहले आपने उसके सांस के रास्ते को खोलना, उसके लिए आपने उसको हेड चैनल लगाया। कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ आपने उसको क्या किया? साइड पे लिटा दिया। क्या कर दिया? साइड पे लिटा दिया, हमारा इंतजार किया। आप उसको मजीद बेहतर करना चाह रहे थे तो आपने क्या किया? हेड टेल चैनल पर लगा के उसके फुट एंड क्या कर लिए? रेज कर लिए। कपड़ा चादर मौजूद था तो उसके जिस्म के ऊपर, मुंह को छोड़ के बाकी जिस्म के ऊपर आपने कपड़ा डाल दिया। क्लियर होगी यहाँ तक? और दूसरा, अगर उसको कोई पानी पिला रहा था तो उसको मना कर दिया, खुद से भी आपने उसको पानी पिलाने की कोशिश नहीं की। अगर वो नींद बेहोशी की हालत में था, वो बार बार पानी पानी कर रहा था तो उसने को भी आपने पानी नहीं दिया, उसको भी किसी वक्त वही चोकिंग हो सकती है। हो सकता है किसी टाइम उसको निकल सके और किसी टाइम उसको ना निकल सके। जैसे आपको खाना खाते हुए भी हो जाती है, बिल्कुल होश में बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, किसी बात में हंसी आ गई या किसी बात में बोलना पड़ गया तो क्या होता है? वो दोनों नालियाँ एक ही वक्त में खुल जाती हैं, ढक्कन दरमियान में आ जाता है और ग़िज़ा का कुछ छोटा सा टुकड़ा कहाँ चला जाता है? सांस की नाली में। और जैसी सांस की नाली में जाता है आप खाना पीना छोड़ के खांसना शुरू कर देते हैं। जब तक वो ग़िज़ा का टुकड़ा सांस के रास्ते से बाहर नहीं आता आप खांसते रहते हैं, क्योंकि उस वक्त आप होश में खांस के उसको बाहर निकाल रहे हैं। अगर वही पानी उस नींद बेहोश के मरीज में मुंह में चला गया तो अब वो उसको खांस के बाहर नहीं निकाल सकता, वो भी उसके सांस के रास्ते की क्या बन जाएगी? रुकावट बन जाएगी। यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं? खुद से भी नहीं करना। आप देखो, बात समझ आई कि अगर ये समझी हुई बात आप अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे, अगर घर वालों या दोस्तों के साथ ये मसला होगा तो आप उनको पानी नहीं पिलाने देंगे, किसी और को भी इजाजत नहीं देंगे कि इसको पानी पिलाए। लेकिन अगर आपके दोस्तों और घर वालों को पता नहीं होगा और खुद आप बेहोश हो गए तो वो आपको पानी पिला देंगे। समझ आ गई मेरी बात? वो आप लोगों को पानी पिला देंगे तो बेहतर है कि पहले से उनको बता दें। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब दूसरा टॉपिक ये है कि खुदा ना खास्ता जब हमने उसको चेक किया, हमने उसको LLF कर रहे थे, पता चला कि उसका दिल और सांस दोनों चीजें बंद हैं। थोड़ी सी देर के लिए आप इस चीज को समझ लो जो उससे भी ज्यादा अहम है बेटा। अब ये कंडीशन होती है कि जब किसी का दिल और सांस बंद हो जाए हम उसको कहते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियो किसे कहते हैं? दिल को। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? कार्डियो रेस्पिरेटरी, यानी दिल और सांस दोनों चीजें क्या हो गई हैं? अरेस्ट हो गई हैं, बंद हो गई हैं। जब भी किसी का दिल और सांस बंद होता है हम मेडिकल में कहते हैं इसकी क्लिनिकल डेथ हो गई है, इसकी क्लिनिकल डेथ। लेकिन जब भी आप इवन के अपने नेट पे भी लिखे ना क्लिनिकल डेथ तो नीचे लिखा आएगा कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, लेकिन नीचे नोट लिखा होगा रिवर्सिबल। क्या लिखा होगा? मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जो रिवर्सिबल है। अगर हम कोशिश कर लें तो चांस है कि ये दोबारा चल जाए, चांस है कि ये दोबारा चल जाए। लेकिन शर्त ये है उसके चलने की, शर्त ये है कि 4 से 6 मिनट के अंदर अंदर हम कोशिश करके उसको चला सकते हैं। 4 से 6 मिनट के अंदर अंदर हम कोशिश करके उसको चला सकते हैं। अगर इससे टाइम ज्यादा गुजर जाएगा तो अब उसकी क्या हो जाएगी? बायोलॉजिकल डेथ। क्या हो जाएगी? कितनी देर के बाद होगी? 8 से 10 मिनट के बाद। मतलब है हर 1 मिनट कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के बाद, हर 1 मिनट के बाद वो 10% कहाँ चला जाएगा? डेथ की तरफ चला जाएगा। और अगर आप सोचें आपने मरीज को यहाँ से उठाया और इवन के सिनेमा हॉस्पिटल तक जा रहे हैं तो वहां पहुंचने तक भी आपके वो 10 मिनट गुजर जाएंगे। आपने 112 पे कॉल किया होता तो हमारी गाड़ी के पहुंचने से भी पहले वो टाइम गुजर जाएगा। अब वो बंदा बच सकता था कैसे? अगर वहां पे कोई ऐसा बंदा मौजूद होता जिसको इस चीज के बारे में इल्म होता। वो क्या चीज है? CPR। क्या चीज है? CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन मतलब दिल और सांस की मसनूई तरीके से बहाली। बताऊंगा आपको दोनों तरीके, दिल और सांस दोनों को बहाल करने के। लेकिन अगर आप सांस बहाल नहीं भी कर सकते तो कम से कम आपने उसके दिल को बहाल करने की कोशिश करनी है। ठीक है? लगता है सारे थक गए हो।
थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ, वरना अभी आपको उल्टा लिटाना पड़ेगा। ठहरे ठहरे सारा खून टांगों में चला गया। बेटा टेक के बैठो, ऐसे नहीं। हाँ जी ऐसे। हाँ जी थोड़ी देर के लिए फ्रेश हो जाओ। हो गए हो? पेशेंट आप नहीं कराना है क्या? अच्छा अभी जो आप लोग के साथ सिचुएशन चल रही है, जरूरी नहीं है कि बंदा बेहोश हो तो वो काम करना है। आप लोगों ने ज्यादा रनिंग की है, ज्यादा देर किसी जगह पे ठहरे रहे हैं, आप आए तो आपको महसूस हो रहा है यार अजीब सी हालत हो रही है। आपने किसी का चेहरा देखा, पेल होना शुरू किया, उसको ठंडे पसीने आना शुरू हो गए, यार क्या हुआ आपको? कहा यार मुझे अजीब सी बेचैनी सी हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो उसको भी सीधा लिटाओ और उसको कहो यार आप या आप वो कर लो, या उसको कहो यार आप दीवार के साथ अपने पाँव कर लो। ज्यादा देर ठहरने की वजह से भी खून ज्यादा कहाँ चला जाता है? नीचे आ जाता है। ज्यादा रनिंग करने की वजह से, क्योंकि जो चीज काम कर रही होती है साफ जरिए वहां पे उसको ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा चाहिए, वो वहां पे चले। उस वक्त भी आप लेट के फुट एंड रेज कर ले तो आप थोड़ी देर बाद अपने आप को फ्रेश फील करें। ठीक है? तो अब हम कहाँ पहुंचे हुए हैं कि उसका दिल और सांस क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। और टाइम बताया कि 4 से 6 मिनट के अंदर अगर हम उसको चलाना स्टार्ट कर दें तो पॉसिबल है कि उसकी जान बच जाए। होता क्या है, वो पहली कंडीशन उसमें क्या चल रहा था? दिमाग को खून जा रहा था, ऑक्सीजन जा रही थी, लेकिन कम मिकदार में जा रही थी। बंदा बेहोश हो गया। अब उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है, दिल और सांस बंद हो गए, तो अब दिमाग को खून पहुंचना बिल्कुल क्या हो गया है? बंद हो गया है। अब अगर लगातार 8 से 10 मिनट तक दिमाग के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन के सेल्स की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और ब्रेन के सेल्स ऐसे हैं कि अगर एक दफा उनकी डेथ हो जाए तो वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। नीचे ही आप अपने उसमें लिखेंगे बायोलॉजिकल डेथ। क्या कहेंगे? तो उसके नीचे लिखा होगा कि जब ब्रेन के सेल्स की डेथ हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल डेथ। और बायोलॉजिकल डेथ ऐसी है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया की कोई मशीन, कोई भी वेंटिलेटर अब उसको जिंदा नहीं कर सकता। वो जिंदा हो सकता था, वो बच सकता था। कैसे? सिर्फ आप लोग अगर चाहते। कैसे? आप लोगों ने उसके दिल और सांस को मसनूई तरीके से चलाना था। वो जो दिमाग को खून पहुंचना बंद हो गया था, आपने मसनूई तरीके से उसके दिमाग तक खून पहुंचाने की कोशिश करनी थी। वो कैसे करनी थी? वही एग्जांपल उसी तरह की कि मोटर चल रही है, पानी आ रहा था, बिजली चली गई है। अब आपके पास मैनुअल तरीका है कि आप पंप चला लें, नलका जिसे कहते हैं, नलका चलाना शुरू कर दें तो पॉसिबल है कि उतना नहीं तो कुछ ना कुछ पानी जाता रहेगा। अब वो जो कुछ ना कुछ है वो हमने कहाँ पहुंचाना है? दिमाग तक। अगर उसका दिमाग बचा रहा, उसके ब्रेन के सेल्स की डेथ ना हुई, तो अब जब हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे पॉसिबल है कि उस बंदे की जान बच जाए। अगर वेंटिलेटर मशीन है या वहाँ पे अच्छा डॉक्टर ठहरा हुआ है तो उसकी जान बचा सकता है। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात ऐसी है कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है आगे। और वो सिस्टम कब आएंगे? जब आप लोग चाहेंगे। देखिए ना, आप एक टांका लगवाने जाते हैं, हल्का सा कट लगता है, एक टांका लगाना है, डॉक्टर ने कहा जी एक टांका लगेगा, तो आपकी पहली फरमाइश क्या होती है? डिमांड ना समझे, फरमाइश समझे। क्या होगी? टीका लगाओ सुन होने वाला। क्या लगाओ? टीका लगाओ, वो जगह सुन हो जाए। अब टीका लगाने के लिए भी जो उसने नीडल लगानी है वो भी एक दफा लगेगी। नीडल लगने के बाद ही वहां से दवाई निकलेगी ना। पहली नीडल का तो आपको पेन होगा, और जब स्टिच लगाना है उस वक्त भी एक दफा नीडल ने गुजरना है, वो भी उसी तरह की शार्प नीडल है। लेकिन हम कहते हैं कि पहले इंजेक्शन लगाओ, बाद में क्या करो? टांका लगाओ। क्योंकि हमें पता है, हम पेशेंट को लेके जाते हैं, वो दर्द से करा रहा होता है, डॉक्टर को कहते हैं यार बाकी काम बाद में करना, पहले कोई ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि इसका दर्द क्या हो जाए। हमें सिर्फ उस दर्द का एहसास है, पता है किस तरह का टीका होता है। लेकिन हमारे सामने हम लेके जाते हैं और हमारा बंदा मर जाता है, लेकिन हम में से किसी को यह नहीं पता कि डॉक्टर को कहें यार इसका सीपीआर कर दो। क्या कहें इसका? अगर पेशेंट को आप उस कंडीशन में भी लेके जाते हो, उधर ही जाके उसका दिल और सांस बंद होता है, तो हमारे डॉक्टर साहबान भी उसका सीपीआर स्टार्ट नहीं करते। किस वजह से? क्योंकि आप लोग नहीं कहते। अगर डेली अगर हमारे सिनामा हॉस्पिटल को देख लें या कोटादो को देख लें, अगर 10 बंदों की डेथ हो रही है, अगर 10 में से 8 आप जैसे पढ़े लिखे लोग उनके वारिस हों और डॉक्टर को कहें यार इसका क्या करो? सीपीआर करो, तो हमारा वो दोस्त जो दूर देहात से आया होगा,
दूर दरिया के किनारे से आया होगा, उसका मरीज भी जब हॉस्पिटल में पहुंचेगा, चाहे उसको सीपीआर का पता नहीं भी होगा तो डॉक्टर उसका सीपीआर करेगा, उसका सीपीआर करेगा, क्योंकि उससे ये होगा कि पॉसिबल है इसको भी पता हो। तो वो 8 लोग जब आप डिमांड करके वो काम करवा रहे हैं, तो वो 2 जो डिमांड नहीं भी कर रहे तो उनके साथ भी ये होगा। इंटरनेशनल रूल है कि किसी का अगर दिल और सांस बंद हो जाए तो आधे घंटे से 45 मिनट तक उसका सीपीआर किया जाता है। अगर वो सर्वाइव नहीं करता तो फिर उसकी डेथ डिक्लेयर की जाती है। समझ आ रही है? और वो कब होगा? जब आप लोगों में ये शऊर रहेगा। अब हुआ क्या था, उसका दिल और सांस क्या हो चुका था? बंद हो चुका था। हमने मसनूई तरीके से उसके दिमाग तक खून पहुंचाना था। वो किस तरह से? दिल जहां पे है, हम दिल वाली जगह पे हाथ रख के वहां पे 2 इंच तक अपने सीने को दबाएंगे। जब 2 इंच सीने को दबाएंगे, 2 इंच दबाने से दुनिया ये कहती है, तहकीक ये कहती है कि जब 2 इंच तक हमारा सीना नीचे चला जाएगा तो वो दिल जो पंप करना छोड़ गया था वो मसनूई तरीके से क्या करेगा? पंप करेगा। फिर हम हाथ को ऊपर उठाएंगे, दोबारा उसके अंदर खून आ जाएगा। फिर जब हम उसको प्रेस करेंगे तो उसके अंदर मौजूद खून क्या करेगा? गर्दिश करेगा, और वो इतना होगा कि उसके दिमाग तक ऑक्सीजन को पहुंचा सके। वो बंदा जिसने 8 से 10 मिनट के बाद उसकी बायोलॉजिकल डेथ हो जानी थी, जब हम ये काम करेंगे, फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे, 2-4 मिनट के बाद आपने कोई अच्छा कंप्रेशन दिया, उसके दिमाग के सेल्स को ऑक्सीजन मिल गई, तो उसको जिंदा रहने के 10 मिनट और मिल जाएंगे। फिर आपने अच्छा काम किया 2-3 मिनट, तो उसके ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन मिली, तो उसको 10 मिनट और मिल जाएंगे। इसी तरह उसकी क्लिनिकल डेथ से बायोलॉजिकल डेथ का जो टाइम है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो अब पॉसिबल है जब आपके पास एम्बुलेंस पहुंची है तो वो सीपीआर करते हुए अगर लेके जाएंगे तो उसकी जान बच जाएगी। क्लियर है? कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है जिसपे आपने काम करना हो। मैनुअल तरीके से दुनिया के अंदर, तो मैं उस दिन पढ़ रहा था फॉरेन कंट्रीज में, और खासतौर पर जैसे ये प्ले ग्राउंड हैं उनके, वहाँ पे एडी मशीनें लगी हुई हैं जो आम लोग यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि अपना रेस्क्यू वाले आएंगे तो वो आके काम करेंगे या हॉस्पिटल में जाके काम होगा। एडी एक मशीन होती है जिसे आप फिल्मों या ड्रामों में देखते हैं ना, उसको शॉक लगा रहे होते हैं, देखा कभी? झटके लगा रहे होते हैं। तो वो होती है डॉक्टर के लिए, तो वो इलेक्ट्रोड उसके एडजस्ट करता है, उसके बाद उसको क्या करता है? शॉक देता है। एक ऐसी मशीन है एडी की जिसके साथ पैड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पैड ऐसे होते हैं जो जिस्म के साथ हम चिपका लेते हैं। जब वो पैड हम लगा लेते हैं, मशीन को ऑन करते हैं, मशीन खुद ब खुद करंट वो करती है कि नीचे जो मेरे पेशेंट है उसका वेट कितना है, कितना जॉल मैंने इसको करंट देना है, वो खुद एडजस्ट कर लेती है। आप उसका सीपीआर करते हैं तो एक लम्हा ऐसा आता है कि वो सीपीआर को कहती है छोड़ दे, मैं इसको शॉक दूंगी। शॉक का बटन होता है, वो आपने प्रेस करना होता है और पेशेंट को क्या लगता है? शॉक लगता है। उसके बाद दोबारा से सीपीआर किया जाता है तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दुनिया ये कहती है कि अगर प्री हॉस्पिटल लोगों को सीपीआर का पता होगा तब ही जाके हम सीपीआर से किसी की जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर प्री हॉस्पिटल आप लोग उसका सीपीआर नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल पहुंचने तक उसकी बायोलॉजिकल डेथ तक सरुकात हो चुकी होती है। अब उसमें हमने करना क्या है ये देखें। उसके सीने के ऊपर ये जो दरमियान की हड्डी है जिसे स्टर्नम कहते हैं, जिसके साथ पसलियां आगे जुड़ती हैं, आप जहन के अंदर आपने, अगर पॉसिबल है मेल पेशेंट है तो आप उसकी चेस्ट भी एक्सपोज कर सकते हैं, कपड़ा यहाँ से हटा सकते हैं। जहन के अंदर एक लाइन बनानी है, वहां ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है। जहन के अंदर एक लाइन बनानी है कि यार ये उसकी स्टर्नम लाइन है, ये उसकी निप्पल लाइन है। जहां पे इसका क्रॉस बन रहा है, छाती के बिल्कुल मिडल वाली जगह आपने जहन में रखनी है, वहां पे आपने अपना एक हाथ रखना है। उसके ऊपर आपने क्या करना है? ये हाथ रख के ये जगह पसली वो अपना स्टर्नम के ऊपर, दरमियान वाली हड्डी के ऊपर, उसके ऊपर आपका ये दूसरा हाथ जाएगा। फिंगर के अंदर इस तरह से फिंगर डाल लेनी है। डालने के बाद कोनियों में लॉक लगा लेना है। कोनियां ऐसे बेंड ना हो, बिल्कुल लॉक लगा के मरीज के बिल्कुल ऊपर आके 90 के एंगल पे आ जाएंगे। अब यहाँ ठहर के आप उसकी छाती के ऊपर 2 इंच तक दबाव देंगे। कितना दबाव देंगे? 2 इंच तक। और 1 मिनट में उसकी रफ्तार कितनी होगी? 100 पर मिनट के हिसाब से। कितने? 100 पर मिनट के हिसाब से आप उसके सीने के ऊपर दबाव देंगे। और अगर आप सीपीआर पूरा कर रहे हैं, मतलब उसके सांस को भी बहाल कर रहे हैं, तो फिर आप 30 मरतबा यहाँ कंप्रेशन दोगे और उसके बाद 2 मरतबा उसको क्या करोगे? सांस दोगे। लेकिन अगर आप सांस नहीं दे सकते, फॉर एग्जांपल उसके मुंह के ऊपर ब्लड लगा हुआ है, सेक्रीशंस लगी हुई हैं, वोमिट की है, उसका मवाद लगा हुआ है, आप ये नहीं कह रहे कि मैं उसके मुंह के ऊपर मुंह रख के सांस दूं, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ उसके सीने के ऊपर दबाव दोगे। सिर्फ उसके सीने के ऊपर दबाव देंगे। लगातार आपने उसके सीने के ऊपर दबाव देते रहना है। और रफ्तार क्या होगी? 100 पर मिनट के हिसाब से। वो कैसे होगा ये आपको नीचे करके दिखा देता हूँ। ये उसके लिए जरूरी है कि नीचे की जो सतह है वो सख्त और हमवार हो।